स्वागत है आप सभी का मेरे इस लीगल बडी चैनल में। मैं आयुष आनंद, विधि का छात्र, आप सभी के समक्ष किए गए मेरे वादे के अनुसार मैं इस चैनल पर आ चुका हूं, एक आज के अहम टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ, जो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। बेसिक आइडिया लेंगे कि असल में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, कहाँ से ये चीज़ आई है, इसे आखिर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बनने तक का सफ़र क्या है। जैसा कि आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो कानून है, ये भारत में कानून की बात कर रहे हैं, भारत में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये 1872 में आया है। बेसिकली ये आज़ादी के समय से पहले आया है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया है, ब्रिटिशर्स ने ही इसे लाया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो डेट दी गई है, इनएक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट डेट। ये दो अलग अलग डेट है। जब भी कोई भी एक्ट, जो यहाँ एक्ट लिखा गया है, जब भी कोई एक्ट बनता है अभी के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, पहले बिल प्रपोज होता है हमारे पार्लियामेंट में, फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के अकॉर्डिंग एक्ट बनता है। तो ये इनएक्टमेंट डेट, उसी इनएक्टमेंट डेट की बात कर रहे हैं जो यहाँ 25 अप्रैल 1872 लिखा गया है। वही इनएक्टमेंट डेट है जब ये एक्ट बनकर तैयार हुआ। और ये एक्ट बनकर तैयार होना और लागू होना दो अलग अलग डेट है। ये जो दूसरी डेट लिखी है, इन्फोर्समेंट डेट, 1 सितंबर 1872, वो डेट है जब से ये एक्ट कानून में आ गया, ये लागू हो गया हमारे देश में। ये वही है। पहले जो भी कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं तो उसके इतिहास को हम जानते हैं। तो ये आज हम उसी इतिहास को जानेंगे। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमारे देश में लॉ लाना शुरू किया। हमारा भारत, हमारा जो कानून का जो सिस्टम है, वो ब्रिटिशर्स से इंस्पायर है, उनके लॉज, उनके रूलिंग से इंस्पायर है। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में आई, 31 दिसंबर 1600 को जब आई, तो उसका बेसिकली पर्पस था कॉमर्शियल बिजनेस, ट्रेड करना हमारे भारत में आकर। तो बेसिकली उसे चार्टर इशू किया जाता था, किंग और क्राउन के द्वारा चार्टर इशू किया जाता था। कुछ राइट्स और पावर्स दिए जाते थे जिनसे जाके वो अपना रूल्स रेगुलेशन, अपना ट्रेड बिजनेस चला सके। तो उसी तरह भारत में ये आई। और जब यहाँ पे ट्रेड बिजनेस चल रहा था, उसके दौरान जब लीगल ऑब्लिगेशंस में लाने के लिए, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए एक कानून लाना बहुत ज़रूरी था। इस कारण से उस टाइम के अकॉर्डिंग उन लोगों ने इंग्लिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग, जब जो उनके उनके ब्रिटिशर्स के कंट्री में चल रही थी, उनके लॉज के अकॉर्डिंग ये इंग्लिश कॉमन लॉ है। इंग्लिश कॉमन लॉ को लेकर आया उन्होंने भारत में। इंग्लिश कॉमन लॉ वो है जो उनके टाइम में, उनके जजमेंट और केसेज जो उन लोगों ने डील करे, उसके जो जजमेंट केसेज हैं, उनके सपोर्टिंग जजमेंट में, सपोर्टिंग रीजन में लॉज को लाए गए। और इस तब उस चीज़ को भारत में लाया गया कि इंग्लिश कॉमन लॉज के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन में लोगों को लाया जाए। इसलिए जो जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आए, तो प्रेसिडेंसी टाउन 3 थे, मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। तो इन तीनों में प्रेसिडेंसी टाउन, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री इस्टेब्लिश थी, जहाँ वो उन्हें पावर मिली हुई थी मुगल से, जिनके भी द्वारा उन लोगों ने पावर ली हुई थी वहाँ ट्रेड बिजनेस करने का। तब उन लोगों ने, किंग जॉर्ज वन ने 1726 में चार्टर इशू करा इंग्लिश कॉमन लॉ को ला करके कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन में लाने के लिए। तब से ये लॉ को आगे बढ़ाना शुरू हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट तब लेकिन बहुत सारे क्लासेस होने लग गए, क्योंकि ये इंग्लिश कॉमन लॉ था। ये भारत के लोगों में बहुत सारे रिलीजन है, मोहम्मडन है, हिंदूज है। तब जो हमारे देश में जो अथॉरिटी बनी हुई थी, हमारे देश में जो कोर्ट्स बने हुए थे, जैसे कि ये स्टैट्यूट ऑफ 1781 है, स्टैट्यूट ऑफ 1797 है, ये इम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट जो कि कोलकाता में, एंड रिकॉर्डर्स कोर्ट जो मद्रास एंड बॉम्बे में है। तो इनके द्वारा डिटरमाइन किया गया, डिसाइड किया गया कि जो भी हिंदूज और मोहम्मदन लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन में लाया जाए, क्योंकि ये इंग्लिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। इस कारण से उन लोगों ने डिसाइड करा, उस टाइम में डिसाइड करा ब्रिटिशर्स ने, कि नहीं, अब इंग्लिश और हिंदूज और मोहम्मदन लॉज के अकॉर्डिंग
इन्हें डील करा जाएगा। जो उस टाइम में कॉमन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में लाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि अदर जो प्रेसिडेंसी टाउन में लोग रह रहे थे, मान के चलिए कि जैसे पहले की जो हिंदूज मोहम्मदन्स नहीं है उन्हें कैसे डिसाइड कराए। तो हिंदू मोहम्मदन्स जो नहीं है, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक हिंदूज है और दूसरे किसी और रिलीजन के, तो उन्हें पर्टिकुलरली अपोजिट अथी में डिसाइड करा जाएगा। डिफेंडेंट एज ए डिफेंडेंट डिसाइड करा जाएगा। जो डिफेंडेंट है हिंदूज के लॉस के अकॉर्डिंग, अगर हिंदूज हैं डिफेंडेंट में तो हिंदूज के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाएगा। अगर वहाँ पे मोहम्मदन है तो मोहम्मदन के लॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाए। तो ये एक बात हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन की बात कर रहे हैं, जो आउटसाइड प्रेसिडेंसीज के जो प्रेसिडेंसी टाउन मद्रास बॉम्बे कलकत्ता में जो हम बात कर रहे हैं, उनके अलावा और लोगों का क्या। तो और लोगों का जो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस है, जो उस टाइम में उन लोगों का जो जुडिशियल सिस्टम था जिनके अकॉर्डिंग वो जस्टिस देते थे, उनके अकॉर्डिंग से वो लोगों का जजमेंट होगा। तो इसलिए अब यहाँ तक आ गए हम। अब हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फॉर्मेशन होता है 1872 में, जो कि ये बहुत ही लेंदी था उस टाइम में। हालांकि अब तो ये बहुत बदल चुके हैं। अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो चुका है, पार्टनरशिप एक्ट अलग हो चुके हैं। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया एंड 1932 में पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया। पहले सब एक थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। जो जैसे कि अभी हम जब पढ़ते हैं, जब शुरुआती दौर में जब हम आते हैं यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में आता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बुक को हाथ लगाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला जनरल प्रोविजन सेक्शन 1 से 75 तक जनरल प्रोविजन है। बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी की बात, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ऑफर, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इन सब में ये जनरल प्रोविजन है। जैसे ये यहाँ पे आप देखें सेक्शन 76 से 123 तक, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 1930 में इसे अलग कर दिया गया। अब ये एक अलग एक्ट बन चुका है। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं रहा, अब इसका एक अलग एक्ट बना दिया गया। और जैसे कि अभी जब हम पढ़ते हैं, अभी के सिनारियो में जब हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये 3 चीज़ देख रहे हैं। ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 4 चीज़ हम देख रहे हैं। यही 4 चीज़ अभी हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जो आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम समझेंगे। ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 4। ये 2 प्रोविजंस अलग हो गए हैं, अब ये साथ नहीं रहे। जिस टाइम बना था 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हटा दिया गया, 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को हटा दिया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, असल में कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ये एक्चुअली सेक्शन, ये जो दिया गया, ये सेक्शन 2H में दिया गया, इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2H में दिया गया। अभी हम बेसिकली ऊपर की बातें समझेंगे, ताकि हम आगे जब पढ़ें तो हमें समझ आ जाए पूरे डिटेल में। जब हम आगे बढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में, जब हम बढ़ते चले जाएंगे। आज ये बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये रिटर्न लॉ है, ये ह्यूमन मेड लॉ है। इसे हम अभी पढ़ रहे हैं। जो अभी जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एग्रीमेंट में आते हैं, तो ये उन सब चीज़ों पे हम पढ़ रहे हैं। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी चीज़ में लीगल ऑब्लिगेशन में, लीगल रिलेशनशिप में आने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी। अब बेसिकली ये छोटा सा टर्म है कॉन्ट्रैक्ट, ये लग रहा है छोटा लेकिन है बहुत बड़ा, बहुत वाइड है। इसे समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसे बहुत बेसिक चीज़ों से समझेंगे। सबसे पहला ये सेक्शन 2H कहता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H ये बात कहती है। सेक्शन 2H ये इस बात को स्ट्रेस करती है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सेबल मतलब कि जो लॉ को इन्फोर्स करता है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेसिकली एग्रीमेंट समझेंगे तभी हम कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or to abstain from doing anything, that is proposal। जब एक इंसान आपके सामने एक प्रस्ताव रखता है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने करेंटली प्रस्ताव रखता हूँ इस मार्कर को बेचने का, कि मैं इस मार्कर को आपके साथ 5 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो मैं आपके सामने एक चाहत रखता हूँ इस पेन को बेचने की। तो ये हुआ प्रपोजल। और आप देखेंगे प्रपोजल हुआ जब आपके द्वारा ये एक्सेप्टेंस हो जाए। आप जब इस चीज़ को खरीदने का एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तब वो प्रॉमिस बन जाता है कि आपने वादा किया इसे खरीदने का।
तब वो प्रॉमिस हो गया। यहाँ दो अलग अलग चीज़ है, प्रपोजल और ऑफर। ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। प्रपोजल और ऑफर जब भी आए तो याद रखिएगा कि प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज़ है। जब उसके बाद प्रपोजल और प्रॉमिस जब हो जाए, तब उसके बाद कंसिडरेशन जब होता है, तब एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। दैट इज सेक्शन 2E कहता है। कंसिडरेशन तब होगा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिजायर पर कंसिडरेशन होगा। प्रोमिसर कौन है यहाँ पे? प्रोमिसर वो है जो इंसान प्रॉमिस कर रहा है इस पेन को बेचने का। अभी मैं इस पेन को बेचने का प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मैं प्रॉमिसर हूं। जो इंसान इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है खरीदने के लिए, वो इंसान यहाँ पे प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी। इसलिए बेसिकली बात है। और इस प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को ऑफरर और ऑफरी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि जो सभी एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एग्रीमेंट के दो टाइप, वॉइड एग्रीमेंट एंड द वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वो है जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल एग्रीमेंट वो है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये चीज़ ध्यान देना जरूरी है। जब हम वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट में वो हर चीज़ आता है जो सोशल एग्रीमेंट। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो एग्रीमेंट का लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाए वही कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए मैं इससे अभी और आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं ये हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुँची होंगी, और ये सारी बातें मैं आगे आने वाले समय में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार मेरे तक बना रहेगा, मेरे इस चैनल पे बना रहेगा, आप लोगों के इस चैनल पे बना रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इसे सुना और समझा, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुष आनंद विधि का छात्र, फिर मिलता हूँ आप सभी के साथ। धन्यवाद।